से आणविक प्रभाव दूर किया जा चुका है। सर, क्या आप लोगों की अपनी भाषा है? भाषा वैसी नहीं जो तुम समझते हो। यहाँ बोलने की जगह दूर संवेदी भाषा है। तुम्हारे वैज्ञानिकों ने भी पुरानी दूर संवेदी या टेलीपैथी भाषा का पुनः विकास किया था। वैसे ही दूर संवेदी प्रेरणाएं यंत्र मानवों में हैं। इन्हें आपस में बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब निश्चित प्रोग्राम के अनुसार मस्तिष्कीय कंप्यूटर कराते हैं। हाउ लवली, है ना? मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। दफ्तरों की फाइलें आगे बढ़ती बिना घूस, बिना टेबल के नीचे के संवादों के, और भी क्या कुछ नहीं होता। लेकिन इन कथाकार के बारे में और भी मैं आपको बताऊंगी। कहानी ख़त्म करके थोड़ा सा इनका परिचय। लड़का सोच रहा था पूरी आबादी गुलामों की। लड़का सोच रहा था यह पूरी आबादी गुलामों की है। ठीक समझ रहे हो, आवाज़ आई, यह अन्य ही सभ्यता संस्कृति। टेलीपैथी से वो सोचना समझते हैं। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि इनके बीच पनपी मानव प्रजाति इनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। यह तो साफ है वे खुद इनके मालिक बनना चाहेंगे। क्या आप इससे चिंतित नहीं हैं? कोई एक स्थिति ही सदैव नहीं रहती। यह सारा ब्रह्मांड ही अस्थिर है। यह हर पिंड, ग्रह, नक्षत्र घूम रहे हैं। स्थितियाँ बदलती रहती हैं। कुछ भी स्थिर या एक रस नहीं है। सभ्यता संस्कृतियों में टकराव एक अमिट स्थिति है। अति तब होती है जब पुरानी मानव प्रजाति की भांति अपने भले बुरे को भूल जाए। लड़का थकने लगा था। कुछ सोचकर पूछा, सर बस एक बात और पूछना चाहता हूँ। आप लोगों को मानव प्रजाति को बचाने, विकास करने की इतनी उत्सुकता क्यों है? कुछ देर मौन के बाद स्क्रीन से आवाज़ आई, लड़के, तुमने यह असली महत्व का सवाल पूछा है। लड़के, तुमने यह असली महत्व का सवाल पूछा है। इसका उत्तर मैं दूंगा। ध्यान से सुनो। पहले यह बताओ, सारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली वस्तु क्या है? लड़का कुछ सोच नहीं पाया। कहानियों, कॉमिकों आदि में पढ़ी बातें मन में गूंजने लगी। सूर्य, आकर्षण शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण और उसका विस्तार, प्रकाश की गति, ब्लैक होल्स, अणु, हाइड्रोजन। सुनो, ब्रह्मांड की सर्वाधिक शक्तिशाली वस्तु तुम्हारे पास। मेरे पास? लड़का चकरा सा गया। हाँ, तुम्हारे ही पास। वह मेरे पास भी नहीं है। वह है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क? लड़का चकित था। बात सही है। मनुष्य के मस्तिष्क की तुलना में सारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चमत्कारी वस्तु नहीं। जानते हो, तुम लोग इस अद्भुत अमूल्य मस्तिष्क की शक्तियों के एक बहुत ही छोटे अंश का प्रयोग करते रहे। तुम्हारे बहुत बड़े वैज्ञानिक ने भी इसकी अल्प शक्तियों का ही उपयोग किया। सच तो यह है कि यदि मस्तिष्क की सारी शक्ति संयोजित की जाए तो वह दूर दूर के तारों, ग्रहों को भी उनके पथों से हटा दे सकती है। पहाड़ों को पत्तों की तरह उड़ा सकती है। हमारा बड़ा शक्तिशाली सर्वोच्च कंप्यूटर भी इसके छोटे हिस्से तक ही पहुंचता है। लड़का स्तब्ध था। मैं ये सोच रही थी कि कुर्सी की रेलिंग शायद हमारे बीच में आ रही है, लेकिन हो जाए। तुम लोगों के बहुत पुराने चिंतकों, मनीषियों, जिन्हें तुम लोग ऋषि मुनि कहते थे, उन लोगों ने मस्तिष्क की शक्तियों को बहुत कुछ समझा, पहचाना था। उन्होंने अनेक प्रयोग किए, योग विधा का आविष्कार किया और इसके अनेक प्रयोग दूर तक किए थे। किंतु कई प्रकार के विरोधी भावों और उनके आसपास के वातावरण,
जटिल मानवीय समीकरणों के कारण वे प्रयास धूमिल पड़ते गए। एक निश्चित योजना आगे उन्नति नहीं कर सकी। शायद तत्कालीन मानव समाज के लिए यह ठीक ही हुआ, अन्यथा नहीं कहा जा सकता तुम्हारे संसार का क्या रूप होता। लड़का जो कुछ समझा उसी से हतबुद्धि बना रहा। आवाज आगे कहने लगी, ब्रह्मांड में तो पता नहीं, किंतु यहाँ इस निहारिका में ऐसी अद्भुत, शायद केवल यही पृथ्वी पर प्राप्त वस्तु को हम कैसे नष्ट होने देते। तुम्हारे रूप में हमने मानव मस्तिष्क को सुरक्षित रखा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि मानव प्रजाति नष्ट न हो। अब समझे? जी, लड़के ने किसी तरह उत्तर दिया। मस्तिष्क की यह उपलब्धि मानव को कैसे, कहाँ से मिली, हमें नहीं मालूम। हमारे कंप्यूटर आदि भी इस पर मौन है। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर स्क्रीन से आवाज आई, अब तुम थक गए होगे, जाकर आराम करो और तुम्हें डॉक्टर ने जो यंत्र दिया है उसे उससे समझ लेना। जब ज़रूरत हो तुम उस यंत्र के द्वारा डॉक्टर से संपर्क कर सकोगे। तुम्हारे भोजन आदि की व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ रहकर शिक्षा, मनोरंजन, इच्छानुसार भ्रमण आदि करते फिलहाल यहाँ के वातावरण के शुद्ध होने की प्रतीक्षा करो। ये तो फ्यूचरिस्टिक कहानी है ना? मतलब लिखते हुए इन्होंने नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा समय आएगा जब हम सब की ये स्थिति होगी। अभी मैं विस्तार से उस पर कहती हूँ। हम कितने मनुष्य हैं ये हम सबको तय करना है, लेकिन इस कोरोना के समय में जब सब कुछ हो रहा है, युद्ध नहीं रुके, चीन भी अपना मिलिट्री ड्रिल कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय फलक से अगर हम देश लौटाएं तो यहाँ पर भी कुर्सी की वो लड़ाई की जान ले रही है। लेकिन बावजूद इसके फ्यूचरिस्टिक और जो एक चीज़ सच है वो ये है कि हम सब वातावरण के शुद्ध होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस वायरस के ख़त्म होने की ये बढ़ता ही जा रहा है। आज भी मुझसे 2-2.5 किलोमीटर दूर कोरोना से मौत हुई है। जिस मोहल्ले में मौत हुई है वहाँ कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो रहा है, ये मैं समझ सकती हूँ। और ये छोटा शहर है उत्तरी बिहार का, यहाँ चुनाव हो रहे हैं, लानत है। और कोई हम लोगों को सूचना ही नहीं है कि हमसे कितनी दूर कौन सी गली सी है। मैं लिखूँगी इस पे फेसबुक पे, लेकिन सीमा है। अपने अधिकारों के लिए मांग करने की सीमा। अगर हर कुछ चलने की जगह से लेके, सांस लेने की हवा से लेके, आपके गरिमा में ढंग से जीवन जीने के अधिकार के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़े तो क्या होगा। मतलब ऐसे ही एक प्रलय की तब ज़रूरत लगती है ना, कि जिसके बाद पृथ्वी बचेगी ही। इतनी भयानक लड़ाई है जो भी हो। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक कहानी किस तरह फलित हो रही है। वातावरण के शुद्ध होने की प्रतीक्षा करो। मुझसे कुछ पूछने की इच्छा हो तो डॉक्टर को कहना, ठीक? जी हाँ, अब तुम जा सकते हो। स्क्रीन का हल्का चमकता प्रकाश बुझा और वह सादी दिखने लगी। डॉक्टर ने लड़के को चलने का संकेत किया। स्क्रीन के पीछे क्या है? लड़के ने पूछा। यह हम नहीं जानते। अगले वर्ष तुम शायद जान सकोगे, जैसा तुम्हें बताया गया है। लड़का डॉक्टर के पीछे वापस लौटा। तो कल्पना कीजिए दोस्तों कि एक ऐसा समय जब कामायनी सच होने जा रही है ना। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर जल था, नीचे हिम था, एक तरल था, या ऊपर हिम था, नीचे जल था। शायद ये ऑर्डर होगा। हायरार्की का केवल एक सच है। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन।
तो जड़ और चेतन का जब भेद मिटेगा, जैसे कि अभी काफ़ी कुछ मिट रहा है, अभी तो यहाँ शुरुआत है, देखिए कि क्या होता है। मैं दुआ करती हूँ कि और नहीं फैले, लेकिन अद्भुत एक कहानी मैंने अभी आपको सुनाई है जिसके रचयिता हैं चंद्रमोहन प्रधान जी, और मैं इनसे ऐसे परिचित हुई, इनके एक जन्मदिन के अवसर पर मुझे भी जाने का मौका मिला है। हमारे शहर के काफ़ी चर्चित लेखक हैं और इनका जन्म 1940 में हुआ 30 दिसंबर को, और इनके जो इन्हें अमेरिका में भी पुरस्कार मिल चुका है। हाँ, अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट द्वारा मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2001। अगर आप चिड़िया को सुन सकते हो तो आनंद ज़रूर लीजिएगा। अगर किताबों से ज़्यादा सुंदर कुछ है तो चिड़िया, और मैंने उसके समानांतर बोलने की गुस्ताखी की है। मैं जब बोलती हूँ तो भी है ना। अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2001, ये वही साल था दोस्तों जिसके अक्टूबर में मैं अमेरिका पहुंची थी और मेरे लिए पहली बार पहली दुनिया के दरवाजे खुले थे। दुआ कीजिए कि दोबारा फिर जल्दी खुल जाएं खिड़कियां, दरवाजे सब। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ इनके बारे में और कि ये मेरी माँ की एक अनन्य सीनियर मित्र डॉक्टर सरोज प्रधान के भाई हैं। और एक बात और है कि यह बिल्कुल नहीं सुन सकते, बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। जो चिड़ियों की आवाज़ हमने सुनी, जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये नहीं सुन सकते। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि फिर भी ये वार्तालाप भी कर लेते हैं उन्हीं सब तकनीकों के सहारे जिनसे हम जानते हैं कि लोग करते हैं। और एक मैं बहुत निजी बात आपसे साझा करना चाहती हूँ कि मेरे पिता भी काफ़ी हद तक अपने सुनने की क्षमता खो चुके थे और इस बात से उन्हें बहुत क्षोभ था, शायद और लोगों की तुलना में शायद थोड़ा ज़्यादा। और इसका दूसरा कारण होगा, कभी मैं अपने पिता पर एक लंबी बातचीत करूँगी, उनकी किताब के साथ बैठूँगी, लेकिन मैं जब भी इनको पढ़ती हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। वो अक्सर ये कहा करते थे कि कोई मेरी सुनने की शक्ति लौटा देता। शायद ये बहुत बचपन में अपने सुनने की क्षमता खो चुके थे और शायद मेरे पिता ने बहुत बाद में खोई, धीरे धीरे। और उस स्मृति से वो तादाद में नहीं बिठा सके कि एक दुनिया जो बहुत कम सुनाई देती है उसमें वो मौजूद है। और भी बहुत सी बातें थी। मेरे पिता अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और उन्होंने अपने भाइयों को बहुत शिक्षा दीक्षा दी, शादियां करवाईं, तमाम सब कुछ किया। और वो चाहते थे कि उनके भाई एक और उनके भतीजे एक तरह से बड़े हों, और ऐसा हो नहीं पाता। उनमें से कुछ बहुत बिगड़े हुए निकले, बहुत मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन क्रिमिनल टाइप के, जिनका घर में आना बंद करना पड़ा। हर घर में कुछ ऐसे लोग शायद होते हैं जो यूं ही रखी हुई चीज़ों को चुरा भी लेते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को भी उनको स्वीकारने में बड़ी तकलीफ़ थी। तो मुझे लगता है कि अपने अंतिम समय में मेरे पिता इन तकलीफ़ों से भी बहुत ग्रस्त थे। तो जो भी हो, उनके बारे में मैं कभी इत्मीनान से बात करूँगी। अभी हम बात कर रहे हैं चंद्रमोहन प्रधान जी की, उनके एक अद्भुत संग्रह की, नींद का शहर जागता सपना। तो इसकी समाप्ति और इस संग्रह के ऊपर तमाम लोगों के कोटेशंस, यानी कि विष्णु प्रभाकर जी के, हृदयेश जी के, रुस्तम राय जी के, शेखर जोशी के। मैं सबसे पहले शेखर जोशी से शुरू करती हूँ और उसके बाद हैं भगवान सिंह और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ शेखर जोशी से। खंखड़ भय पलास, अगर खुददारी और आन इज़्ज़त वाला सामंतवाद के अवशेष में खोजें तो यह अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। बधाई।
खंकड़ भाई पलास इसकी एक और कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी, और उसके बाद आपको इन तमाम लोगों के सारे कोट्स भी सुनाऊंगी। फ़िलहाल दो एक और सुनाती हूँ। विष्णु प्रभाकर ने कहा है, आपकी कहानी पढ़ने का अवसर मिला, बहुत ही अच्छी और मार्मिक कहानी है, एक कटोरी सत्तू। ये सभी कहानियाँ इस संग्रह की हैं। बहुत बहुत बधाई आपको इस सुंदर कहानी के लिए। और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी कहते हैं, आपकी कहानी एक कटोरी सत्तू पढ़ी, मानवीय संवेदना जगाती आपकी कहानी प्रभावपूर्ण रही, बधाई। तो इस तरह से अविधा प्रकाशन से छपी हुई यह किताब है, जिसके मालिक अशोक गुप्त मेरी माँ से अक्सर मिलने आया करते हैं। और एक राज की बात मैं और बता दूँ कि उन्हीं से मैं अपनी माँ की थीसिस वज्जिका के लोकगीत छपवाना चाहती हूँ। जल्दी उस पर काम करूँगी, अपनी कुछ ये किताबें समेटकर आगामी पुस्तक मेले के बाद शायद इत्मीनान से। वज्जिका के लोकगीत जिसकी सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर ललिता सिंह, सॉरी वो शायद डॉक्टर नहीं, उन्होंने नहीं की थी PhD, मदन वात्स्यायन की पत्नी, इस कॉलेज की प्रिंसिपल, जिन्होंने इस कॉलेज की रीढ़ खड़ी की। जिस वक्त गीता दी पढ़ती थी उस वक्त वही प्रिंसिपल थी। गीता दी से मेरा अभिप्राय है गीता श्री, और उन्होंने मदन वात्स्यायन पर लाइव भी किया था और अपनी प्रिंसिपल को याद भी बहुत किया था। तो मेरी माँ भी उनको पढ़ाया करती थी, महेंद्र मधुकर जी भी, जो भी मुझ पर बहुत स्नेह रखते हैं। तो ये है कहानी मुजफ्फरपुर में लिखी हुई एलियंस की। देखिए इनमें से किसी ने शायद इस कहानी को नहीं उठाया होगा जिसे सबसे पहले मैंने उठाया। ये हॉलीवुड का प्रभाव नहीं, और इस बीच मुझे उस आदमी और शायद उस फिल्म का नाम भी याद आ गया, ऑस्कर शिंडलर। आप सब जानते हैं उस विश्व प्रसिद्ध फिल्म को। तो दोस्तों, हमने एक एलियंस का अद्भुत कहानी पढ़ी, मैंने उसके साथ टीका टिप्पणी भी की है। हम सब कंप्यूटर के आदी हैं, हम सब हैकिंग से कभी न कभी रूबरू होते हैं। जैसे जिस दिन अभी शशि थरूर जी ने अपील की थी कि उनकी लेट पत्नी सुनंदा पुष्कर की ट्विटर खाते की जो पेंडिंग वो है उसको मतलब खोल दिया जाए, और उसके अगले दिन ट्विटर हैक हो गया, ये साबित करते हुए कि शायद वो ट्वीट्स उसके नहीं थे। मैं इसका समीकरण बाद में उच्चरित करूँगी। मैं केवल हैकिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे रही हूँ। वैक्सीन जब कोरोना की निकली तो हुआ कि रशिया ने UK को हैक कर लिया है, जबकि रशिया ने खुद वैक्सीन बनाई थी। तो हैकिंग का एक युद्ध है, वो छोटे बड़े रूपों में हमारे पास आता है। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि ये मशीनें जो एक प्रकार से हमसे बात करती हैं, हमारे जीवन का हिस्सा हो जाती हैं, हम कितना उनसे जुड़ जाते हैं। और अब हमारे लिए कोरोना समय में तय ये करना है कि हम कितने मनुष्य हैं। आप भी तय कीजिएगा। मैं लेती हूँ इजाज़त। शुभ धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। घरेलू वीडियो